A very good morning, students. This is Mr. Soham Mukherjee, lecturer at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. Today, I am going to start the new chapter, diuretics. So, class, let us first see that what are diuretics. So, diuretics are basically chemicals that increases the rate of urine formation. Diuretics uses leads to increased excretion of electrolytes, especially sodium and chloride ions, and water from the body by increasing the urine flow rate without affecting protein, vitamin, glucose or amino acid reabsorption. So बेसिकली क्या होते हैं क्लास डायबिटिक्स? वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी जो यूरिन की फॉर्मेशन का रेट है और जो बॉडी से यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है उसका जो रेट है उसको क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। अब क्लास क्या है कि क्योंकि डायबिटिक्स क्या कर रहे हैं, वो यूरिन के फॉर्मेशन को वो बढ़ा रहे हैं, तो साथ में क्या है, वो क्या करेंगे, आपके बॉडी से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके एक्सक्रीशन जो है, खासकर सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस है अलोंग विद वाटर, उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे बढ़ेगा, जब वाटर का एक्सेस एक्सक्रीशन बॉडी से होगा तभी तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जब वाटर का एक्सक्रीशन होगा बॉडी से ज्यादा, तब जो है केवल वाटर नहीं, हाँ जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, खासकर सोडियम हो गया, क्लोराइड के जो आयंस हो गए, ये भी क्या होंगे, बॉडी से थ्रू यूरिन आपके पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, these pharmacological properties have led to the use of diuretics in the treatment of endometrious conditions resulting from a variety of causes. Example, congestive heart failure, nephrotic syndrome, and chronic liver disease, and also in management of hypertension. सो बेसिकली क्या है क्लास की, जो भी ये आपके डायबिटिक्स क्लास के जो भी ड्रग्स है वो क्या करते हैं आपके यूरिन फॉर्मेशन की जो रेट है उसको बढ़ा देंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इन क्लास के जो ड्रग्स होते हैं, जो डायबिटिक्स क्लास के ड्रग्स है, उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? उनको हम चाहे तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर अगर कंडीशन है उसमें यूज कर सकते हैं। अगर तो हम खासकर हमारे अगर ये प्रॉब्लम है कि हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो उसमें भी ये हेल्प कर सकते हैं। हाँ, उसमें कैसे हेल्प करेंगे? ऑब्वियसली जब एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा। ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, diuretic drugs also are useful as a sole agent or as adjunct therapy in the treatment of wide range of other clinical conditions including hypercalcemia, diabetes insipidus, acute mountain sickness, primary hyperaldosteronism, etc. So moving to the next slide, student. The primary target organ for diuretics is the kidney, where these drugs interfere with the reabsorption of sodium and other ions from the lumina of the nephrons, which are the functional units of kidney. The amount of ions and accompanying water that are excreted as urine following administration of a diuretic, however, is determined by many factors, including the chemical structure of diuretic, the site or the sites of action of the agent, and the salt intake of the patient, and also the amount of extracellular fluid present. सो बेसिकली क्या है क्लास की, अगर मैं बात करूं कि डायबिटिक्स की हमने बात की कि हाँ वो यूरिन फॉर्मेशन की रेट को वो इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि डायबिटिक्स का जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात है क्लास क्या होगा, डायबिटिक्स का जो एक्शन होगा, जो साइट ऑफ एक्शन वो कहाँ पे होगा, वो बेसिकली आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स पे होगा।
अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं क्लास, ये आपकी किडनीज के जो फंक्शनल यूनिट्स होता है, क्योंकि क्या है किडनीज का काम क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और हमारे बॉडी से जो है वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना थ्रू यूरिन। जो सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना, थ्रू यूरिन आपके बॉडी से बाहर निकालना। ये काम जो करता है एक्चुअली किडनीज में कौन करता है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वो क्या है, किडनीज के फंक्शनल यूनिट्स। हर एक किडनीज में अराउंड 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास 2 किडनीज होता है। तो जो ये फंक्शन है किडनीज को एक्चुअली कौन परफॉर्म करता है, उसके अंदर के जो फंक्शनल यूनिट्स है यानी कि नेफ्रॉन्स। तो ये जो डाययूरेटिक ड्रग्स होंगे वो क्या होंगे, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है एक्ट करेंगे। उनका साइट ऑफ एक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स पे। और इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। In addition to the direct effect of diuretics to impair solute and water reabsorption from the nephron, diuretics also can trigger compensatory physiological events that have an impact on either the magnitude or the duration of the diuretic response. So क्या है class, कि अगर मैं बात करूं कि डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, आपके बेसिकली जो है आपके जो सॉल्यूट यानी कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करेंगे तो क्या होगा, थ्रू यूरिन आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की जो एक्सक्रीशन है जो है उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So let us see that what are the functions of kidney. Two important and major functions of kidney are to maintain a homeostatic balance of electrolytes and water and to excrete water soluble end products of metabolism. So वही बात है क्लास, मैंने जो आपको बोला था कि जो वाटर सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर वाटर सोल्यूबल जो एंड प्रोडक्ट है आपके मेटाबॉलिज्म का, आपके बॉडी में किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है या फिर आप जो भी इनटेक करे उसका क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका जो एक तरह से एंड प्रोडक्ट निकल रहा है, जो सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट है या फिर जो आपके सॉल्युबल बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट या फिर वाटर सॉल्युबल जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो वो क्या होगा, आपके बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू यूरिन। और आपके ये जो फंक्शंस परफॉर्म कौन करेगा, ये किडनीज ही करता है। और क्या करता है किडनीज में, और एक क्या फंक्शन इसका मेजर किडनीज का, क्योंकि क्या है ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो उस क्या करते हैं ये बॉडी में जो है एक होम्योस्टैटिक बैलेंस बना के रखते हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का। The kidney also accomplishes these functions through formation of urine by the nephrons. The nephrons are composed of a specialized end bed a specialized capillary bed called the glomerulus and a long tube divided anatomically and functionally into the proximal tubule, loop of Henle, and distal tubule. Each component of nephron contributes to the normal functioning of the kidney in a unique manner. Thus, all the targets for different classes of diuretic agents. मैंने आपको बोला था क्लास कि क्या है कि किडनीज जो भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनके फंक्शनल यूनिट्स है जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स, वही एक्चुअली क्या करते हैं, ये सब फंक्शंस को परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वही एक्चुअली क्या करते हैं, किडनीज के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंट डाययूरेटिक्स ड्रग्स के, तो उनके क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, तो उनके जो उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो उनका साइट ऑफ एक्शन जो है आपके नेफ्रॉन्स पे वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि नेफ्रॉन्स के भी अलग अलग पार्ट है, तो वो क्या करेंगे नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट पे जो है अपना एक्शन शो करेंगे। और उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो फार्माकोलॉजिकल मोड ऑफ एक्शन होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। So here is the we can see that this is the structure or diagram of nephron. यहाँ पे क्या है क्लास, बेसिकली जैसे ये जो है आपका ग्लोमेरुलस है। सो उसके बाद आपका आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
दिस इज आपके डीसीटी। डीसीटी क्या होता है आपका? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये क्या है आपके? कलेक्टिंग डक्ट। This is your thick ascending loop of Henle. So different classes of drugs that are coming under diuretics act on different sides of your nephrons. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करेंगे? आपके कलेक्टिंग डक्ट पार्ट में, जो आपके नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट पार्ट है उसमें क्या करेंगे? पोटेशियम डाययूरेटिक्स एक्ट। थायाजाइड मेनली कहाँ करेंगे? थायाजाइड डाययूरेटिक्स जो क्लास के ड्रग्स है वो कहाँ पे एक्ट करेंगे? आपके मेनली डीसीटीपी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स कहाँ पे करेंगे क्लास? बेसिकली आपके पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Now moving to the next slide. So let us start the each class of drugs separately and let us see its mechanism of action. So first one is carbonic anhydrase inhibitors. So what are these drugs? Carbonic anhydrase, which catalyzes the formation of carbonic acid from carbon dioxide and water. The inhibition of carbonic anhydrase resulted in a lesser exchange of hydrogen ions for sodium ions in the kidney tubule. Sodium ions along with bicarbonate ions and associated water molecules were then secreted and a diuretic effect was noted. आपके जो diuretics है उसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट क्लास आता है, तो उसके फिर क्लासेस के अंडर में पर्टिकुलर ड्रग्स आते हैं। डाययूरेटिक्स के अंडर में एक क्लास आता है आपका क्या? कार्बोनिक एनिहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनिहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं? आपका एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनिहाइड्रेस। ये क्या करता है? अगर मैं बात करूं CO2, सपोज CO2 और H2O का रिएक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे? कार्बोनिक एनिहाइड्रेस क्या करेंगे? उसको कैटेलाइज करेंगे उस रिएक्शन को, और क्या होगा? अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। तो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कार्बोनिक एनिहाइड्रेस इनहिबिटर्स की, तो ये क्या करेंगे? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। क्या करेंगे? कार्बोनिक एनिहाइड्रेस जो एंजाइम है उसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। उससे क्या होगा? आपका जो सोडियम आयंस का एक तरह से कह सकते हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था या फिर जो एक एक्सचेंज हो रहा था हाइड्रोजन आयंस और सोडियम आयंस के बीच में, वो नहीं होगा। उससे क्या होगा? सोडियम आयंस जो है वो उसका एक तरह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सोडियम आयंस और आपके अलोंग विद बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस जो मतलब कहने का मतलब क्या है? HCO3 नेगेटिव। जो सोडियम आयंस का और बाइकार्बोनेट आयंस होंगे क्या होंगे? अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यूरिन से बाहर निकालना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका डाययूरेटिक इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली क्या हो रहा है, जो आपके एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए था वो क्या हो रहे हैं? अलोंग विद सोडियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस आपके बॉडी से excrete out हो रहे हैं through urine. Moving to the next slide. So next point क्या देखते हैं? Carbonic anhydrase inhibitors induce diuresis by inhibiting the formation of carbonic acid within the proximal and distal tubular cells to limit the number of hydrogen ions available to promote sodium reabsorption. So वही चीज है जो मैंने आपको पिछले में बोला था, ये क्या करेंगे? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। और जो आपका इसका एक तरह से कैसे साइट ऑफ एक्शन हुआ कि इनहिबिट तो करेंगे आपके कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन को इनहिबिट तो करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा, तो इसका जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा? विद इन आपके प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here are some of the drugs that are coming under carbonic anhydrase inhibitors class, and these are the chemical structures of those drugs. So first your drug is sulfanilamide. Next very important drug acetazolamide, dorzolamide, and
brinzolamide. Moving to the next slide. So coming to the next class of drugs, this is thiazide diuretics. Thiazide and thiazide-like diuretics are a mainstay in the treatment of hypertension. They are used in the monotherapy and in combination with other antihypertensive drugs, including ACE inhibitors, beta blockers, etc. Chloro and amino substitution on benzene disulfonamide gave compounds with increased activity, but these compounds are weak carbonic anhydrase inhibitors. So basically मैं अगर बात करूं थायराइड क्लास के जो डाययूरेटिक्स होते हैं उनकी, तो वो क्या है आपके बेसिकली हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि उनका जो अगर मैं बात करूं कि हाइपरटेंशन का अगर केस है तो उस केस में थायराइड डाययूरेटिक्स आपकी जो है एज अ मेडिसिन या एज अ मेडिसिनल एजेंट जो है वो यूज हो सकते हैं। क्यों यूज हो सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हाइपरटेंशन में क्या करेंगे, वो वाटर के एक्सक्रीशन को बॉडी से बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा। तो ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी बॉडी में जो है थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, कम रहेगा। तो अदर एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होते हैं अलोंग विद दोज ड्रग, वो कॉम्बिनेशन में आपके यूज हो सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कुछ सब्स्टिट्यूशन के, जैसे क्लोरो एंड अमाइनो सब्स्टिट्यूशन अगर कर देते हैं हम बेंजीन डाइसल्फोनामाइड पे, तो उससे जो कंपाउंड्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, थोड़ी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या होंगे कि वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो एक्टिविटी वो है उसका, वो एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, वो वीक हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So now let us talk about the basic mechanism of action of these drugs. These drugs are actively secreted. So we are talking about thiazide diuretic drugs. So these drugs are actively secreted in the proximal tubule and are carried to the loop of Henle and to the distal tubule. The major site of action of these compounds is in the distal convoluted tubule, where these drugs compete for the chloride binding site of the sodium chloride symporter and inhibit the reabsorption of sodium and chloride ions. So basically जो अगर मैं बात करूं कि थायराइड जो डाययूरेटिक्स होते हैं, इनका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है, इनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो नेफ्रॉन्स में कहाँ पे होगा, इनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो होगा आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो डीसीटी पार्ट होता है आपके नेफ्रॉन्स में, वहां पे होगा। वहां पे ये ड्रग क्या करेंगे, वहां पे वो ड्रग जाएंगे, जाके क्या करेंगे आपके जो सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर सिस्टम है वहां पे जाके वो बाइंड हो जाएंगे, और क्या करेंगे आपके जो एक तरह से कह सकते हैं जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है सोडियम और क्लोराइड के आयंस के, उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, for this reason they are referred to as saluretics. They also inhibit the reabsorption of potassium and bicarbonate ions, but to a lesser degree. Hypersensitivity reactions, gastric irritations and electrolyte imbalances such as hyponatremia and hypokalemia, hypomagnesemia may occur. सो बेसिकली क्या क्लास, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर सिस्टम पे जाके बाइंड करेंगे और सोडियम और क्लोराइड के आयंस की जो रीअब्सॉर्प्शन हो रही है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उसको कम करेंगे। तो क्या होगा, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की जो सिक्रीशन एक्सक्रीशन है बॉडी से वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब सोडियम एंड क्लोराइड आयन की रीअब्सॉर्प्शन जो है उसको इनहिबिट करेगा ये ड्रग, तो साथ में क्या करेगा, वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन हो रही है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। तो उससे क्या होगा, अलोंग विद आपके बॉडी से जो है एक्स्ट्रा वाटर जिसका रीअब्सॉर्प्शन होना था वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अलोंग विद दीस इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, आपके जो बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होगा, एज इट इज आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू यूरिन। और क्या करती है ये ड्रग्स, क्या करते हैं आपकी जो पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट के जो आयंस होते हैं उसकी भी अगर मैं बात करूं रीअब्सॉर्प्शन की, तो उसके भी रीअब्सॉर्प्शन को थोड़ा सा ये इफेक्ट करते हैं, उसके भी रीअब्सॉर्प्शन को थोड़ा सा क्या करती है ये ड्रग्स, इनहिबिट करते हैं।
अगर मैं बात करूं इसमें थोड़े से इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में हो सकता है ये हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस शो करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्या करे, इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्सक्रीशन को जो है बॉडी से इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एक्सक्रीशन हो रही है बॉडी से उसके रेट को क्या कर रहे हैं ये ड्रग्स, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि ये ड्रग्स जो है आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्या कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। हाइपोमैग्नीशियमिया मतलब कि मैग्नीशियम आयंस की कमी, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम आयंस की कमी, हाइपोनेट्रीमिया मतलब जो सोडियम के आयंस होते हैं उसकी क्या हो जाएगी बॉडी में डेफिशिएंसी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे आपके यूरिन से, वो क्या हो रहे हैं आपके बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। So class, that's it for today. The rest part of this chapter we will continue in the next lecture. So thank you and have a nice day.